हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 20 मार्च 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। क्वेश्चन नंबर 1, recently the Supreme Court has agreed to urgently hear a plea to stay the sale of a new set of electoral bonds. Consider the following statements regarding electoral bonds which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस हुआ था 2017 में एज ए फिनेंस बिल। 2018 जनवरी 29 को नरेंद्र मोदी लेड एनडीए गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई भी किया एज ए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018। अब देखिए बॉन्ड कौन कौन से डिनोमिनेशन में अवेलेबल है। 1000 का खरीद सकते हो, 10,000 का खरीद सकते हो, 1 लाख का, 10 लाख का, 1 करोड़ का। इसका कोई लिमिट नहीं है। मतलब अगर आप 1 करोड़ का बॉन्ड खरीदना चाहते हो तो 1 करोड़ का कितने भी आप खरीद सकते हो। और लास्ट 3 ईयर का एक रिपोर्ट आया था रिसेंटली, उसमें यह बोला गया सबसे ज़्यादा बिका है इलेक्टोरल बॉन्ड 1 करोड़ का। तो आप समझ सकते हो इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज को कितने कॉन्ट्रीब्यूशंस मिलता है। इलेक्टोरल बॉन्ड का स्पेशलिटी ये है दोस्तों कि उसमें डोनर का नाम लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को ये नहीं पता चलेगा पैसे किससे आ रहा है। राइट, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, इंडिया में ये जो बॉन्ड है वो इश्यू करने का और एनकैश करने का अधिकार ओनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है। राइट, ये 15 दिन के लिए वैलिड रहता है इश्यूएंस के बाद। देखो, इंडिया में एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया कोई भी खरीद सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स। राइट, ये भी ध्यान दीजिएगा। और क्या है, और एक स्पेशलिटी ये है दोस्तों, ऐसा नहीं कि इंडिया में कोई भी छोटा मोटा पार्टी हो है वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए एलिजिबल है, ऐसा नहीं है। देखो, एक तो यह है कि सेक्शन 29 अल्फा ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर रजिस्टर्ड पार्टी होना चाहिए। और कोई भी इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में, चाहे वो स्टेट का हो या सेंटर का हो, मतलब असेंबली इलेक्शन हो या पार्लियामेंट इलेक्शन हो, इसमें विच सिक्योर्ड नॉट लेस देन 1% ऑफ वोट्स पोल, मतलब पूरे वोट का 1% तो होना ही होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए। राइट दोस्तों, अब हमारे स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? एनी पार्टी हैज टू सिक्योर एटलीस्ट 1% ऑफ द वोट्स पोल्ड इन मोस्ट रीसेंट जनरल इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस टू एलिजिबल टू रिसीव इलेक्टोरल बॉन्ड्स। बिल्कुल सही दोस्तों। अगर कोई भी एक इलेक्शन में, असेंबली का हो, पार्लियामेंट का हो, 1% से भी नीचे उनका वोट शेयर तो इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा क्या है? बॉन्ड्स आर इशूड विद मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1 करोड़। ये गलत है दोस्तों। एक्चुअली डिनोमिनेशन जो है 1 करोड़ का है मैक्सिमम जो है, पर इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, कितने भी खरीद सकते हो, तो ये गलत है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ऑथराइज्ड टू इशू एंड एनकैश दिस बॉन्ड्स विच आर वैलिड फॉर 15 डेज। बिल्कुल सही, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2, recently Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot has been strongly demanding national project status for the Eastern Rajasthan Canal Project ERCP. Consider the following statements regarding national project status which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। तीनों स्टेटमेंट सही है। तो देखिए दोस्तों, न्यूज़ ये आया था कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत साहब ने सेंटर को ये पूछा है कि उनका जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है ये नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस बना दो। अब नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस क्यों मांग रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में सुबह की न्यूज़ में, डेली न्यूज़ वाले वीडियो में हर्षित सर ने कवर किया है। मैं इसमें नहीं घुसूंगा, मैं आपको नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस के बारे में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, स्टेटमेंट तीनों सही है तो इधर ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। सच प्रोजेक्ट्स विल बी प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल ग्रांट विच विल बी 90% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सच प्रोजेक्ट्स। अब देखिए दोस्तों, नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अगर नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस मिल गया कोई भी एक प्रोजेक्ट को, 90% फंडिंग जो है सेंटर करेगा। राइट, ओनली मेजर इरिगेशन और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स शैल बी एलिजिबल फॉर इंक्लूजन एज नेशनल प्रोजेक्ट। तो बेसिकली नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को देता है या तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जिसमें इरिगेशन इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये भी सही है। प्रोग्रेस ऑफ वर्क ऑफ नेशनल प्रोजेक्ट इज मॉनिटर्ड बाय सेंट्रल वाटर कमीशन। देखो, मैंने बोला आपको ये जो नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस मैक्सिमम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को मिलता है या तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को, तो इसकी जो मॉनिटरिंग है वो कौन करता है? सेंट्रल वाटर कमीशन करता है। राइट, तो तीनों स्टेटमेंट्स हमारे सही है। इधर क्या लिखा है? वही लिखा है जो मैंने आपको बोला। न्यूज़ तो मैंने आपको बता दिया।
देखो, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट एम्स टू हार्वेस्ट सरप्लस वाटर अवेलेबल ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन रिवर्स इन सतेन राजस्थान सच एज चंबल। अब देखिए, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में के बारे में बताऊंगा तो चंबल रिवर के बारे में बताना पड़ेगा। ये ध्यान दीजिएगा, चंबल रिवर राजस्थान में है और कुन्नू, पार्वती, काली सिंध ये तीनों चंबल की ट्रिब्यूटरीज है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब देखो, ये जो चीफ मिनिस्टर का रिपोर्ट है, मतलब चीफ मिनिस्टर ने ये बोला है कि ईआरसीपी के लिए पूरा एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है 40,000 करोड़ है। इतना ज़्यादा पैसा चाहिए ये जो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसलिए राजस्थान चीफ मिनिस्टर बोल रहा है हमारे पास इतने पैसे नहीं है, इसको नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस दे दो और हमें फंडिंग करो। प्रोग्रेस ऑफ वर्क ऑफ नेशनल प्रोजेक्ट इज मॉनिटर्ड बाई सेंट्रल वाटर कमीशन। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब देखो, इसके साथ साथ ए हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी बनता है हेडेड बाई सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन। तो ब्यूरोक्रेसी की बात किया तो एक हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी है जिनको हेड करता है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन। ठीक है, तो हमारा आंसर इस ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, मणिपुर डिक्लेयर्ड एज मॉडल स्टेट फॉर वनथन विकास योजना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू वनथन विकास योजना विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। तो देखिए दोस्तों, न्यूज़ आया था मणिपुर डिक्लेयर्ड एज ए मॉडल स्टेट फॉर वनथन विकास योजना। गवर्नमेंट का एक स्कीम है वनथन विकास योजना, इसका सबसे अच्छा इंप्लीमेंटेशन करके दिखाया मणिपुर, एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। अब देखिए दोस्तों, वनथन विकास योजना के बारे में ब्रीफली जानते हैं। स्कीम एम्स एट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन्वॉल्व्ड इन कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, हमें पता है हमारे देश में कई सारे ट्राइबल पॉपुलेशन है और ट्राइब्स कहाँ रहता है? मैक्सिमम ट्राइब्स आपको मिलेगा जंगल के साथ जुड़े हुए। उन्हें ये पता रहता है जंगल के अंदर क्या क्या रिसोर्सेस हैं, वो लोग अंदर घुस के, फॉरेस्ट के अंदर घुस के वो सब कलेक्ट करते हैं और उसको बेचते हैं बाहर। ये इनका सबसे मेजर इनकम है। अब ये जो ट्राइबल का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स के कलेक्शन में इन्वॉल्व है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रोवाइडिंग देम विद ए सस्टेनेबल लाइवलीहुड। इनकी जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स जितने भी ये लोग कलेक्ट करते हैं, इनके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, इसकी मार्केटिंग, इसकी एक्सपोजर वगैरह करके इनके इनकम को बढ़ाना है, इनको एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोवाइड करना है। ये इस स्कीम का मेजर ऑब्जेक्टिव है। अब देखिए, और एक चीज़ है, अंडर वनथन 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और 30 ट्राइबल गैदरेज इज कॉन्स्टिट्यूटेड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वनथन विकास केंद्र। अब देखो, ये जो वनथन स्कीम में एक यूनिट है वनथन विकास केंद्र करके, जो एक गैदरिंग है, कई सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, ट्राइबल गैदरेज है, ये सब से मिलके कॉन्स्टिट्यूट किया है। ये किस लिए बनाया है? देखो दोस्तों, ये बेसिकली स्किल अपग्रेडेशन के लिए। देखिए, ये लोग अंदर जाके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस तो कलेक्ट करते हैं, इनको वैसे कोई ट्रेनिंग नहीं मिलता है ट्रेनिंग। अब गवर्नमेंट की तरफ से वनथन विकास केंद्र कॉन्स्टिट्यूट करके स्किल अपग्रेडेशन करेंगे, इनको कैपेसिटी बिल्डिंग का ट्रेनिंग देंगे, सेटिंग अप ऑफ प्राइमरी प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन फैसिलिटी, मतलब इनके जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स का वैल्यू एडिशन करने के लिए और ट्रेनिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए वनधन विकास केंद्र भी कॉन्स्टिट्यूट किया है। राइट। अब देखो, ये जो ट्रेनिंग टेक्निकल सपोर्ट वगैरह कौन देगा वनधन विकास केंद्र के अंदर? ट्राइफेड देगा। ट्राइफेड क्या है? ट्राइफेड है दोस्तों ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर एक यूनिट है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको ट्राइफेड बोलते हैं। अब ये जो वनथन स्कीम है ना, ये इम्प्लीमेंट भी करते हैं, इनकी नोडल एजेंसी भी ट्राइफेड है। ठीक है। आप जितने भी ट्राइब से रिलेटेड जितने भी स्कीम्स हैं वो सब ट्राइफेड देखता है। ट्राइब्स के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इनको सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोवाइड करने के लिए जितने भी काम है वो सब ट्राइफेड देखते हैं। अब ये स्कीम के बारे में नेशनल लेवल में नोडल डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है। बेसिकली इनकी जो ट्राइबल अफेयर्स के नीचे आता है, पर ये इंप्लीमेंट कौन करेगा? ट्राइफेड ही करेगा। ठीक है। ट्राइब से रिलेटेड आप कुछ भी देख लो, उसमें ट्राइफेड इंक्लूडेड है। स्टेट लेवल में स्टेट नोडल एजेंसीज है एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स है। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का भी काम है ये स्कीम को सही तरह इंप्लीमेंट करना। यूनिट लेवल में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं कंसिस्टिंग ऑफ अप्रोक्स 30 मेंबर्स टू फॉर्म ए वनथन विकास समूह। राइट। अब देखिए स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? स्कीम एम्स एट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन्वॉल्व्ड इन कलेक्शन ऑफ माइनर फूड प्रोड्यूसर्स। बिल्कुल सही, बेसिकली माइनर फूड या माइनर फॉरेस्ट बोल सकते हो। दूसरा क्या है? द स्कीम इज इंप्लीमेंटेड थ्रू ट्राइफेड इंडिया। ये मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल सही। इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विथ 60% सेंट्रल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड 40% स्टेट कॉन्ट्रीब्यूशन। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि ये 100% सेंट्रली फंडेड है। मैंने आपको बोला मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है, ये 100% सेंटर स्पॉन्सर करता है।
राइट। वैसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब क्या होता है दोस्तों? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होता है जिसको एक सेंट्रल स्कीम रहता है पर इंप्लीमेंट करेगा स्टेट, जिसमें सेंटर का भी कंट्रीब्यूशन रहेगा, कभी 60-40, कभी 70-30, वो स्टेट के हिसाब से। अगर जनरल स्टेट से तो मैं कम देगा, और कोई हिल स्टेट से, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, जैसे हिमालयन स्टेट से, वो सबको ज़्यादा पैसा सेंटर देता है। ये ध्यान दीजिएगा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब ये होता है ये वही स्कीम्स है जो स्टेट्स इंप्लीमेंट करते हैं, और एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है वो 100% सेंटर इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, कोई पैसे स्टेट से नहीं लेता है। ठीक है, तो ये जो स्कीम है वनधन विकास योजना, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, दिस इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, 100% सेंटर फंडिंग करता है। राइट, तो आंसर इज ऑप्शन ये 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4, recently government of India has launched the Gram Ujala scheme. Consider the following statements regarding the scheme which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट, तीनों स्टेटमेंट सही है। देखिए दोस्तों, ग्राम उजाला स्कीम ये क्या है? इंडिया ने रीसेंटली लॉन्च किया है, जिसमें चीपेस्ट एलईडी बल्ब्स प्रोवाइड करेंगे, वो भी रूरल एरियाज में। लॉन्च किया है यूनियन पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आर.के. सिंह जी ने। ग्राम उजाला स्कीम इज एन एम्बिशियस स्कीम विच ऑफर्स द वर्ल्ड्स चीपेस्ट एलईडी बल्ब। एलईडी बल्ब सबसे चीप रेट में देगा, वो भी रूरल एरियाज में। ये ऐसा पहला स्कीम है इंडिया में। एलईडी बल्ब का रेट जो आम जनता को मिलेगा वो 10 रुपये में होगा। एक्चुअली एलईडी बल्ब का रेट ज़्यादा लगता है, गवर्नमेंट सब्सिडाइज करके 10 रुपये में देगा। बाकी पैसे गवर्नमेंट के पास कैसे आएंगे? देखिए, इट विल बी फिनांस्ड एंटायरली थ्रू द कार्बन क्रेडिट्स विच विल बी क्लेम्ड अंडर द यूनाइटेड नेशंस क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। देखिए दोस्तों, एक कार्बन क्रेडिट्स क्या है जिसको इंडिया जाके क्लेम करेंगे यूनाइटेड नेशंस क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में, ऐसे पैसे मिलेंगे। अब देखिए कार्बन क्रेडिट्स क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, सालों पहले क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ था, बेसिकली क्लाइमेट से रिलेटेड है। वो क्या था कि कार्बन एमिशंस को कम करना है हर देश को। ठीक है, अब टारगेट्स दिया था हर कंट्रीज को, मतलब इतने इतने कार्बन एमिट आप कर सकते हो एक साल में। मान लीजिए इंडिया का टारगेट था 100, ठीक है, और इंडिया ने अपना अफोरेस्टेशन करके या कार्बन एमिशंस को बहुत सारे स्कीम्स के थ्रू कम करके इंडिया ने अपना टारगेट 80 तक किया। मतलब 100 टारगेट दिया हुआ था कार्बन एमिशंस का, और इंडिया ओनली 80 किए एक साल में, तो बाकी 20 बचा है ना इंडिया के पास। ये 20 इंडिया क्या करेगा? कोई डेवलप्ड कंट्रीज को या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री को बेचेगा, क्योंकि उनको ज़्यादा एमिशंस तो करना ही करना है, क्योंकि ऐसे कंट्रीज जिनका इकोनॉमी पूरा इंडस्ट्रीज में डिपेंडेंट है उनको बेचेंगे। अब वो अपना क्लेम कर सकता है कि नहीं? देखो, मान लो अब यूएसए है, अब यूएसए को ज़्यादा कार्बन एमिशन करना है क्योंकि इनके पास बहुत इंडस्ट्री है। अब मान लो यूएसए का भी टारगेट 100 था और यूएसए को 100 कैसे भी करके क्रॉस करना है। अब इंडिया के पास 20 बचा है ना, वो 20 इंडिया यूएसए को देगा। राइट, ये होता है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग जो होता है। अब इंडिया ये जो कार्बन क्रेडिट्स बचाया है ना, मतलब 100 टारगेट था और 80 किया, बाकी 20 ऐसे जो कार्बन क्रेडिट्स है इंडिया के पास, वो क्लेम करेंगे यूनाइटेड नेशन का क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में। ठीक है, ऐसे फिनेंस होगा अपना जो ग्राम उजाला स्कीम है। इंडिया करंटली द सेकंड लार्जेस्ट एलईडी मार्केट है अक्रॉस द वर्ल्ड बाय वैल्यू। वैसे इंडियन मार्केट बहुत बड़ा है दोस्तों, इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। इंडिया में कुछ भी लेके आओ दोस्तों, अच्छा बिकता है। ठीक है, इंडिया एलईडी मार्केट में भी सेकंड लार्जेस्ट है। अब देखिए दोस्तों हमारे स्टेटमेंट्स। स्कीम ऑफर्स द वर्ल्ड्स चीपेस्ट एलईडी बल्ब्स इन रूरल एरियाज। बिल्कुल सही, दुनिया का सबसे चीपेस्ट एलईडी बल्ब ग्राम उजाला स्कीम से ही मिलता है। It will be financed entirely through carbon credits, which will be claimed under United Nations Clean Development Mechanism. I hope आपको समझ में आ गया मैं जो कार्बन क्रेडिट्स बोला आपको, मतलब कार्बन एमिशंस कम करके जो बचाता है। ठीक है, मतलब टारगेट 100 दिया था, हमने 80 किया, बाकी जो 20 बचाया है ये है क्रेडिट्स। इंडिया इज करंटली द सेकंड लार्जेस्ट एलईडी मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड बाय वैल्यू। बिल्कुल सही, तो आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। ना द आंसर इज ऑप्शन ये 1 and 2 ओनली, स्टेटमेंट 3 गलत है। तो देखिए दोस्तों क्या लिखा है, इंडियन पीनल कोड कंटेन्स ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज बट डजंट प्रोटेक्ट मेल विक्टिम्स। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, इंडियन पीनल कोड में कई सारे प्रोविजंस ऐसा है जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के अगेंस्ट है बट डजंट प्रोटेक्ट मेल विक्टिम्स। देखो, इंडियन पीनल कोड के हिसाब से चाइल्ड मतलब चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज ओनली गर्ल्स के साथ हो सकता है, बॉयज उसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो बॉयज के साथ अगर कोई सेक्सुअल अब्यूज हुआ वो चार्ज नहीं कर सकता था, इसलिए
पोक्सो एक्ट आया था जो जेंडर न्यूट्रल है, मतलब पोक्सो एक्ट मतलब चाइल्ड में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों इंक्लूडेड है, राइट दोस्तों। सेकंड क्या कह रहा है, चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू पोक्सो एक्ट आर इंडिविजुअल्स एज बिलो 18 ईयर्स। बिल्कुल सही, पोक्सो एक्ट के हिसाब से जो थोड़ा पावरफुल एक्ट है उसके हिसाब से 18 साल से नीचे कोई भी है, बॉय या गर्ल, वो बच्चा है, बेसिकली चिल्ड्रन है। तीसरा क्या है, पोक्सो एक्ट डज नॉट कॉल फॉर मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये गलत है दोस्तों, पोक्सो एक्ट के हिसाब से सेक्सुअल ऑफेंसेस मैंडेटरली रिपोर्ट करना ही करना है। एक्सप्लेनेशन में वही लिखा जो मैंने अभी बोला, और भी कुछ इंफॉर्मेशन है जैसे इंडियन पिनल कोड के सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। वैसे क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है दोस्तों, फिर भी जान लीजिएगा। आईपीसी सेक्शन 375 रेप, आईपीसी सेक्शन 354 आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए वीमन, आईपीसी सेक्शन 377 एंड नेचुरल ऑफेंसेस। ये तीनों आर्टिकल थोड़ा ध्यान दीजिएगा, राइट। अब चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू एक्ट मतलब पोक्सो एक्ट, एज बिलो 18 ईयर्स, ये मैंने बता दिया। एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल, जेंडर न्यूट्रल मतलब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है। एक्ट कॉल्स फॉर मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, राइट। मैंडेटरी रिपोर्ट करना ही करना है सेक्सुअल ऑफेंसेस, अगर छोटा या बड़ा हो। फॉल्स कंप्लेन विथ इंटेंट टू डिफेम ए पर्सन इज पनिशेबल अंडर द एक्ट। अगर किसी को डिफेम करने के लिए आप फॉल्स कंप्लेन करवा रहे हो वो पनिशेबल है। तो और आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चन खत्म हो रहा है। कल एक क्वेश्चन पूछा था अल्बिनो एलिफेंट्स के बारे में, आंसर इज ऑप्शन ए व्हाइट एलिफेंट। टुडेज क्वेश्चन, a species of small archaic human that inhabited an island in Indonesia until the arrival of modern humans about 50,000 years ago. The individuals stood approximately 3 feet 6 inches tall. The diminutive stature and small brain of the species may have resulted from island dwarfism, an evolutionary process that results from long-term isolation on a small island with limited food resources and lack of predators, about which human species द स्टेटमेंट रिफर्स टू। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर बंद कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को सीखने को मिल रहा है मेरे वीडियो से। वीडियो पसंद आए तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों को बता दीजिएगा हमारे चैनल के बारे में। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन में। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया जितने भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन, सारे लेक्चर्स की PDF आपको टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है। Thank you for watching. Bye bye. Have a nice day.